नीलगांव आसमान बादलों से ढका हुआ था। सूरज की किरणें तपिश से आ रही थी। मौसम कदरे खुशगवार हो रहा था। वॉल क्लॉक 10 बजा रही थी। रिफ़त डाइनिंग रूम की डस्टिंग करने और बाकी कामों से फारिग होने के बाद सोफे पे आ बैठी। छोटा सा खूबसूरत कुशन बोर्ड में रखे इसने टीवी लगा लिया और बेदिली से टीवी देखने लगी। इसका बुखार उतर गया था। तबीयत कदरे बहाल हो गई थी। निदा की शादी के दिन करीब आ रहे थे। आज या कल में शादी की तारीख रख दी जाती, फिर मेहमानों का तांता बन जाता और सर खुजाने की भी फुर्सत न मिलती। अब भी काम बहुत बढ़ गए थे। रोज़ाना मार्केट के चक्कर लग रहे थे। कुछ न कुछ लाया जा रहा था। आज भी इन्हें निदा की ज्वेलरी देखने जाना था। रिफत खाली खुली नज़रों से स्क्रीन को देखती बैठी रही। निदा अंदर कमरे में थी। सुलेमान अभी भी सोया हुआ था। इसका ख्याल आते ही रिफत की आंखें मुंजमद सी हुई। सुलेमान के साथ गुजरे ये चंद दिन इसके लिए किसी इम्तिहान से कम ना थे। इसके शब रोज़ एक अनचाही गुर्बत में गुजरे थे। इसकी बहकी सांसें, चेहरे पर सुइयों की मानद चुभते बाल और खुरदरा अजियतनाक लम्स कुछ भी इसके अंदर चाहे जाने का एहसास पैदा नहीं कर पाया था। तबीयत की ख़राबी के बावजूद सुलेमान इसे रौंदता रहा था। इसकी अजियत से हंस उठाता रहा था। इसकी तबीयत संभली तो इसने फिर से दूरियां इख्तियार कर ली थी। रातों को कई बार रिफत की आंख खुली तो इसे कमरे में मौजूद नहीं पाया था। बाहर टेरिस पर इसकी गुफ्तगू की धीमी आहटें इसके कानों तक पहुंचती थीं। वो फ़ोन पे लगा होता था। रिफत कानों में उंगलियां दे लेती थी। ऐसा लगता था वो जल्द अज जल्द निदा की शादी के फ़र्ज से सबकदोश होकर वापस जाना चाहता है। रिफत ने बैठे बैठे सोफे पर पहलू बदला। इसका दिल जैसे बेहस हो रहा था। अगर कोई एहसास बाकी था तो वो नफ़रत और गुस्से का था। इस लम्हे इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। सुलेमान बाहर आया। वो भारी भरकम जिस्से पे नया कड़कड़ाता हुआ सूट पहने हुए था। ड्राइंग रूम में आके एक चुपती हुई तेज़ निगाह रिफत पर डाली जो हड़बड़ा के उठ खड़ी हुई थी। नाश्ता लाओ, दो अल्फाज बोलकर वो किचन टेबल की तरफ चला गया और कुर्सी खींचकर बैठ गया था। रिफत होड़ पीछे किचन में आई थी, फिर नाश्ता निकालने लगी। इसे देख के किसी रोबोट का गुमान हो रहा था जो होम की तामील कर रही हो। चेहरे पे किसी जज्बे का गुजर नहीं था। हाँ, आंखों में हल्की सी बेजारी थी। सुलेमान के रवैयों ने इसका दिल छलनी कर दिया था। अब वो इसके लिए कुछ महसूस नहीं करती थी। नाश्ते के बर्तन इसके सामने रखकर वो वापस मुड़ी और ड्राइंग रूम की तरफ आई। सुलेमान ने इसे पुकारा, कुछ देर बाद हम ज्वेलर के पास जाएंगे। वो बोला तो रिफत इसकी तरफ पलटी, ज़रा सी उलझी। से क्या मुराद थी? कौन कौन जा रहे थे? वो भी जाना चाहती थी। निदा के लिए ज्वेलरी सेट इसी ने सेलेक्ट किया था। अब देखने जाना तो बनता था कि कैसे बना है। अगर कोई कमी बेशी हो तो दूर की जा सकती। तुम घर पे रहना, घर संभालना। इससे सर्द अंदाज में अगला जुमला बोलकर रिफत की खुशफहमी दूर कर दी। ये वाज़िया हो गया था कि वो निदा और अम्मी ही जा रहे थे, रिफत नहीं। मैं भी चली जाऊंगी आपके साथ, वो हिम्मत करके बोली। सुलेमान के चेहरे पर शदीद नागवारी फैली। तो घर में कौन रहेगा? तुम्हारा बाप? वो फंकारा, तुम घर पे रहो और हमारे आने तक लंच बना दो। रौनक से कहते वो नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। अल्फाज रिफत के गले में ही खुश्क हो गए। घर को लॉक करके भी तो जाया जा सकता था। लंच आके भी तो बनाया जा सकता था। वो होंठ सीती बोझल कदमों से बेडरूम में आ गई और बेड के किनारे टिक गई। इसके सामने बैठना मुश्किल लग रहा था, वरना वो इसके या इसके वालिदैन पे कोई और जुमला चुस्त कर देता और इसका सब्र भी तमाम हो जाता। दिल गुबार आलूद हो रहा था। वो कितनी ही देर एक ही पोजीशन में बैठी रही। आंखों में यासियत उतर आई थी। दिल में बगावत भरे ख्यालात सर उठाने लगे। वो इससे यूँ नाइंसाफ़ी कर सकता था तो वो भी कर सकती थी। रेहान का चेहरा आंखों के सामने लहराया। रेहान टेरेस पे खड़ा था। संगमरमर की रेलिंग पे जमे हुए आंखें गली में उछलते कूदते बच्चों पे थीं जो हर फिक्र से आज़ाद खेल रहे थे। यकलख्त सामने वाले घर का दरवाज़ा खुला। रेहान की निगाहों ने इस तरफ परवाज़ की थी। सुलेमान निदा और माँ के साथ बाहर आ रहा था। ये लोग कहीं जा रहे थे। रेहान की आंखों में सोच की परछाइयाँ सी उभरी। रिफत बाहर नहीं आई थी। रेहान ने इसकी हल्की सी झलक देखी। वो दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर की तरफ मुड़ गई थी। रेलिंग पे इसके हाथों की गिरफ्त मजबूत हो गई। दिल बलियों उछलने लगा था। रिफत से मिले 2 हफ्ते होने को थे। फिर वो इसके करीब नहीं गया था। दूर ही दूर से इसके खूबसूरत चेहरे को निगाहों की आगोश में भरता रहा था। आज
آج وہ اکیلی تھی، گھر والے کہیں جا رہے تھے۔ اس کے دل میں کسک سی جاگی، اسے دیکھنے کی، اس کی خوشبو کو محسوس کرنے کی جو اس کے بدن سے پھوٹتی تھی۔ اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے بے اختیار خود کو کوسا، دل میں امڑتے طوفان پہ بند باندھنے کی کوشش کی اور کمرے میں آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ بے چینی سے طاری ہو رہی تھی، دل تھا کہ اسے اکسا رہا تھا، اس سمت جانے پہ آمادہ کر رہا تھا جہاں وہ محجوبین رہتی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بستر پر دراز آنکھوں پہ کلائی رکھے لیٹا رہا، اپنے آپ سے لڑتا رہا، پھر اٹھ بیٹھا اور چھت پہ آ گیا۔ دونوں گھروں کے درمیان بمشکل 4 فٹ کا فاصلہ تھا جسے عبور کرنا مشکل نہ تھا۔ وہ ہونٹ بیچے کھڑا رہا، پھر طائرانہ نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ اطراف میں موجود گھروں کی چھتیں نظر آئیں، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب لوگ گھروں کے اندر تھے۔ اس نے احتیاط سے ایک پیر اپنی طرف کی منڈیر پہ رکھا اور دوسرا سامنے کی دیوار پہ رکھا اور بے آواز چھت پہ اتر گیا۔ پھر دھیمے قدموں سے چلتا سیڑھیوں کی طرف آیا اور اترنے لگا۔ معلوم نہیں کہاں ہوگی، اس نے سوچا۔ سانس ہلکی سی بے ترتیب ہوئی تھی۔ آرام آرام سے سیڑھیاں اترتا وہ نیچے آیا۔ آخری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہی کچن کی طرف مدھم آواز آئی تھی، جیسے برتن رکھے گئے ہوں یا اٹھائے گئے ہوں۔ اس گھر کا نقشہ اسے ازبر تھا۔ آواز کا تعاقب کرتے ہوئے وہ کچن کی طرف آیا اور دروازے پہ ہی قدم رک گیا۔ قدم جیسے تھم سے گئے تھے، آنکھیں اس پہ جم گئیں۔ وہ دوسری طرف منہ کیے کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ چل رہے تھے، شاید کچھ بنا رہی تھی۔ وہ گرے کلر کی شارٹ شرٹ اور گھیردار شلوار پہنے ہوئے تھی۔ دوپٹہ موجود نہیں تھا، لمبے ریشمی بال پونی کی قید کاٹ رہے تھے۔ اس نے ایپرن باندھ رکھا تھا جس کی گستاخ ڈوریاں اس کی موزوں کمر کو سختی سے جکڑے ہوئے تھیں۔ اس کے سڈول کھروں کے جہاں لیوا ابھاڑ لباس کے اندر سے اپنی موجودگی کا پتہ دے رہے تھے۔ ریحان کی آنکھیں گستاخیوں پہ اتر آئیں۔ بے خود ہو کر وہ اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے عین پیچھے کھڑے ہو کر آہستہ سے اس کے گرد اپنا بازو کا حصار قائم کیا۔ رفعت جو اس کی موجودگی سے بے خبر تھی، اس اچانک ابتعاد پہ حواس باختہ ہوئی تھی۔ منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، پھر تڑپ کر دور ہونا چاہا۔ میں ہوں، ریحان نے اس کے کان کے پاس خمار آلود سرگوشی کی تھی۔ ریحان تم؟ رفعت کے ہونٹوں سے اتنا ہی نکل سکا۔ اس کا